गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स के आज की क्लास में लास्ट क्लास में जो हमने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ा था एडम स्मिथ द्वारा दिए गए, उसी के आगे बढ़ते हुए अदर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, जिसको कराधान के अन्य सिद्धांत कहते हैं, उसके बारे में आज अध्ययन और चर्चा करेंगे। तो ये जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के जो अदर कैनन्स हैं, दूसरे जो सिद्धांत है, वे अधिकतर बैस्टेबल जो अर्थशास्त्री है उनके द्वारा प्रतिपादित की गई हैं। तो अब देखिए, जो फर्स्ट आपके पास में सिद्धांत है बैस्टेबल द्वारा, उसको हम कहते हैं उत्पादकता का सिद्धांत, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसके अनुसार कर ऐसा होना चाहिए जो सरकार के संचालन के लिए आवश्यक मात्रा में धन दे सके तथा अल्पकालीन एवं तथा दीर्घकालीन दोनों ही दृष्टिकोण से ना तो उत्पादन को हतोत्साहित करे, ना उसके उन बाधा डाले। यानी कि आप देखिए, ये उत्पादकता का सिद्धांत क्या कहता है कि टैक्सेशन या कर की जो प्रणाली है एवं जो दरें हैं, वो इतना तो होना चाहिए कि राजस्व आवश्यकता अनुसार संग्रह कर पाए या आवश्यकता की मात्रा जो है वह पूरा कर पाए, लेकिन अल्पकाल एवं दीर्घकाल में उत्पादन में कोई गतिरोध पैदा ना करे। क्योंकि हो सकता है कि कर प्रणाली इस प्रकार की हो जिससे उत्पादकता, क्योंकि आपको मालूम है जब आरोही या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाया जाता है तब अधिक आय वाले जो वर्ग होते हैं जो कि निवेश करते हैं, उनसे अधिक कर वसूली की जाती है। उससे क्या होता है कि उत्पादकता की जो क्षमता होती है वो कम इस प्रकार से होती है कि अधिक आय वर्ग वाले लोग निवेश करने में हतोत्साहित हो जाते हैं क्योंकि उनसे अधिक कर वसूल की जाती है। तो उत्पादकता का सिद्धांत आपके आवश्यक मात्रा में धन या फिर राजस्व एवं उत्पादकता में एक संतुलन पैदा करना चाहता है कि उत्पादकता में कोई कमी ना हो एवं कर राजस्व में भी कमी ना हो। यह नियम या यह सिद्धांत ध्यान में रखा जाए, बैस्टेबल का ये मानना है। पिछले क्लास में मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स पढ़ाया था। तो बैस्टेबल का जो सेकंड जो नियम है या सिद्धांत है वो लोच का सिद्धांत है, यानी कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। उनके अनुसार कर पद्धति लोचदार होनी चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसमें घटा बढ़ी, यानी उसको ज़्यादा या उसको कम किया जा सकता है। ये किस प्रकार से होता है? कर का जो आधार है या बेस है या फिर कर के जो दर हैं, उनमें परिवर्तन करने की क्षमता होनी चाहिए। किसको में? कर प्रणाली में। किसको देखते हुए? आवश्यकता पड़ने पे अगर आपको अधिक कर राजस्व की ज़रूरत पड़े या आवश्यकता पड़ने पर अगर आपको लगता है कि कर राजस्व की अब उतनी ज़रूरत नहीं है, तो करों की दर या आधार जिस पे कर लगाया जा सकता है उसमें लोच होना चाहिए, इलास्टिसिटी होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर उन पे परिवर्तन किया जा सके। थर्ड जो आपके पास में जो सिद्धांत है बैस्टेबल के अनुसार, वह है विविधता का सिद्धांत, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। इसके अनुसार लोक राजस्व के स्रोत अनेक होने चाहिए, जिससे कि किसी एक स्रोत में से राजस्व गिरने पर कुल राजस्व में गिरावट अधिक ना हो। तो आप देखिए, जो वैरायटी होनी चाहिए टैक्सेस के स्रोत में, वे अधिक होना चाहिए। यानी कि जो स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, वे अधिक होने चाहिए, ताकि जो कर राजस्व है वे किसी एक स्रोत के कारण
ज़्यादा कम ना हो, ये ध्यान में रखा जा सके। क्योंकि अनेक अगर स्रोत होते हैं तो किसी भी एक स्रोत का जो कंट्रीब्यूशन होता है पूरे कर राजस्व में वह बहुत अधिक नहीं हो पाता है। तो उस स्रोत में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम के कारण, संकट के कारण अगर कम हो जाता है तो वह कुल राजस्व पर ज़्यादा प्रभाव ना डाल पाए, ये विविधता का सिद्धांत कहलाता है। लेकिन इसमें ध्यान ये रहना चाहिए, परंतु मितव्ययिता का सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अनेक प्रकार के अगर टैक्स के स्रोत हो जाते हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि टैक्स प्रशासन या टैक्सेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसी में इतनी लागत लग जाए कि कर राजस्व जो आप वसूली करते हैं वह उसका एक मुख्य भाग आपके कर वसूली या कर प्रशासन में खर्च हो जाए। तो इस चीज़ का आपको मध्य मार्ग ढूंढना है कि विविधता का सिद्धांत भी होना चाहिए ताकि किसी एक स्रोत में कर राजस्व में कमी होने के कारण कुल कमी जो टैक्स राजस्व या कर राजस्व में हो वो दिखाई ना दे, परंतु स्रोत अनेक होने पर भी मितव्ययिता का सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए कि आपका जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, कर वसूली करने के लिए जो प्रशासन है, उस पर जो लागत है वह इतना हो कि वो कुल राजस्व का एक मुख्य स्रोत या मुख्य भाग को ही खा ले। तो ये विविधता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। फोर्थ आपके पास में जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं सरलता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। इसके अनुसार कर की प्रकृति, उद्देश्य, कर निर्धारण का तरीका और आधार आसानी से समझा जा सके और उनका पालन किया जा सके। इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है। यानी कि आपका जो कर प्रणाली होना चाहिए वो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता होने से क्या होता है, जिनसे कर अदा की जाती है, जो उपभोक्ता होता है या जो व्यक्ति होता है जिसके आधार पे, जिसके किसी बेस पर आपको टैक्स वसूली की जाती है, एवं टैक्स प्रशासन जो होता है वह भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है इसके कारण, जिससे कि सरलता प्रदान की जा सके आपके टैक्स प्रणाली में। तो सरलता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपका जो भ्रष्टाचार है या फिर जिसको हम रेड टेपिज्म कहते हैं, लाल फीताशाही होता है, इन सब चीज़ों से हम ऊपर उठ सकें। इससे कर प्रशासन भी सरल होता है, उसकी कार्यकुशलता, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, एवं जो टैक्स अदा करते हैं उनके लिए भी सुविधा प्रदान होती है। तो ये टैक्स में कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैक्सेशन का एक प्रिंसिपल बन गया है मॉडर्न इकोनॉमी में, आधुनिक अर्थव्यवस्था में, जिसमें कि टैक्स भरना या टैक्स अदा करना एक सरल प्रणाली हो जाए, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपका नेक्स्ट जो सिद्धांत है, जैसे मैंने आपको टैक्स बॉयंसी के बारे में पढ़ाया था, उत्प्लावकता का सिद्धांत, कैनन ऑफ बॉयंसी। देखिए, राष्ट्रीय आय के साथ साथ कर राजस्व में अपने आप वृद्धि होनी चाहिए। बॉयंसी या उत्प्लावकता का क्या मतलब मैंने आपको समझाया था कि टैक्स बेस में या टैक्स का जो आधार है एवं टैक्स के जो दर हैं, करों के जो दर हैं, उसमें अगर परिवर्तन नहीं किया जाए और एवं राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ साथ ही कर राजस्व में वृद्धि पाया जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, उत्प्लावकता का सिद्धांत या फिर कैनन ऑफ बॉयंसी। इसी अदर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन में, कराधान के जो अन्य जो सिद्धांत है, उसमें जो लास्ट सिद्धांत है उपभोक्ता बचत का सिद्धांत, ये मार्शल, ये बैस्टेबल ने नहीं दिया है, ये मार्शल द्वारा प्रतिपादित की गई है, जिसको हम कैनन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने एमए प्रीवियस में पढ़ रखा है पहले ही। उपभोक्ता अगर कुछ उपभोग ना करे तो वो जो कीमत अदा करता है एवं संतुलन की स्थिति में जो वो कीमत अदा करता है, जो कि उस स्थिति से
कम होता है, जिस स्थिति में वो कुछ भी उपभोग नहीं कर रहा हो, उससे जो फायदा मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता बचत, कंज्यूमर सरप्लस। तो ये उपभोक्ता बचत का सिद्धांत मार्शल द्वारा प्रतिपादित की गई है। देखिए ये क्या कहता है, कर लगाते समय ये ध्यान रखा जाए कि नंबर ए, कर उन्हीं वस्तुओं पर लगाया जाना चाहिए जिसमें उपभोक्ताओं को बचत प्राप्त हो रही हो, ताकि उन वस्तुओं पर कर लगाने के बाद भी उपभोक्ताओं का आकर्षण बना रहे। आकर्षण किसमें? उन वस्तुओं का उपभोग करने में। तो कंज्यूमर सरप्लस जिन वस्तुओं में ज़्यादा हो, मार्शल का ये मानना है उन वस्तुओं पे आप कर लगा सकते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स या परोक्ष करों के श्रेणी में हम इसको काउंट करेंगे, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कह रहे हैं। तो मार्शल ने ये कहा है कि कंज्यूमर सरप्लस जिन वस्तुओं में हो, उन वस्तुओं पे कर लगाया जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ता को जो बचत प्राप्त हो रही है उसमें से वो टैक्स कटवाने में उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एवं टैक्स कटवाने के बाद भी उन वस्तुओं का उपभोग करने में वो आकर्षित रहेगा। और बी पॉइंट ये इसी से रिलेटेड है, ए पॉइंट से ही। सरकार उन्हीं वस्तुओं पर कर लगाए जिन पर कर के कारण उपभोक्ता बचत के त्याग से अधिक सरकार को आय प्राप्त हो, क्योंकि तभी अधिकतम लाभ कल्याण हो सकता है। अब देखिए ये थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक चीज़ पे मार्शल ने बात करी है, क्योंकि उपभोक्ता बचत कैलकुलेट करना उपभोक्ता के लिए एक निश्चित तौर पे दिक्कत का काम है। तो ये वाला जो बी बिंदु है कि सरकार उन्हीं वस्तुओं पे कर लगाए जिन पर कर लगाने के कारण उपभोक्ता बचत के त्याग से अधिक सरकार की आय प्राप्त हो, तो ऐसे वस्तुओं का निर्धारण करना या ऐसे वस्तुओं को चिन्हित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रिंसिपल सिद्धांत के आधार पर ये एक अच्छा सिद्धांत है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो कर लगाया जा रहा है वस्तुओं पर या फिर सेवाओं पर, उसके कारण जो त्याग करना पड़ रहा है उपभोक्ता को, उससे अधिक क्या प्राप्त हो रही है? कर राजस्व प्राप्त हो रही है, जिससे कि सरकार जन कल्याण के कार्यों को संपादित कर पाए। तो ये बी पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, परंतु सैद्धांतिक तौर पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो आपके पास में जो 6 अदर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हैं, ये आधुनिक अर्थव्यवस्था में, मॉडर्न इकोनॉमी में सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। क्योंकि पहले जो हमने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पढ़े थे वो एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था काफ़ी टाइम पहले। उसके बाद में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में आधुनिकता आती रही, वैसे वैसे हर चीज़ के मायने में परिवर्तन होता गया। इस प्रकार से ये कराधान के अन्य सिद्धांत इम्पॉर्टेंट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में पब्लिक फाइनेंस में टैक्स प्रणाली की जो विशेषताएं होती हैं किसी अच्छे कर प्रणाली के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।